हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि परमाणु और अणु। तो परमाणु और अणु से आप क्या समझते हैं? कैसे जो है एटम्स की खोज हुई थी? पहले हमारे पास क्या होता था? एक मॉलिक्यूल होता था, ठीक। फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि जो मॉलिक्यूल है, उन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो सबसे बड़ा जो मॉलिक्यूल है उसको अगर हम कितना हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना हम उसको और भाग कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, इस प्रकार भाग करते करते उन्हें एक ऐसा लास्ट में क्या मिला, इनडिविजिबल चीज मिली, यानी कि जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसी एक चीज मिली। इसलिए उन्होंने उसे कहा एटम। उसे क्या कहा गया? एटम कहा गया। फिर लेकिन आगे आने वाले चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे, जो एटम है इसको भी फिर बाद में विभाजित किया गया तीन, यानी कि तीन इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए तो आइए डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जो है एटम की डिस्कवरी हुई थी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि एंशंट इंडिया में क्या हुआ था, यानी कि प्राचीन भारत के जो क्या थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या वंडर किया, अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। तो वो हमेशा ही जो अननोन फॉर्म, जो भी हमारा मैटर है उसके अननोन फॉर्म के बारे में वो हमेशा सोचते थे, ठीक, कि कैसा, कि मैटर क्या है, किस किस चीज से जो है मैटर बना है, क्या हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो है हमारे महर्षि कन्नड आए, या महर्षि कर्ण भी हम इन्हें कहते हैं। इन्होंने अपना पोस्टुलेट दिया दैट ऑन डिवाइडिंग मैटर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विल बी ऑब्टेन्ड, नेम्ड दीज पार्टिकल परमाणु। फिर हमारे जो महर्षि कर्ण आए, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यह बताया कि जो मैटर है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, और जो उसका सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसके आगे और हम उसको विभाजित नहीं कर सकते, उसे क्या कहा जाता है? उसे परमाणु कहा जाता है। ये उन्होंने बताया था। उसके बाद और इंडियन फिलोसोफर आए जो थे पकड़ कत्यायमा, इन्होंने एलाबोरेट किया था डॉक्ट्रिन एंड सेड दीज पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। अब उन्होंने ये बताया था कि ये जो पार्टिकल है ये नॉर्मली जो है कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि संयुक्त अवस्था में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, संयुक्त अवस्था में होते हैं। फिर हमारे ग्रीक फिलोसोफर आए डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, उन्होंने बताया ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ही कॉल्ड दीज इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम। देखा जाए तो इन्होंने और जो हमारे महर्षि कर्ण थे उन्होंने सेम ही बात बोली। डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस जो थे और जो हमारे महर्षि कर्ण थे, उन्होंने क्या कहा? सेम ही बात बोली कि मैटर जो है, कोई भी हमारे पास क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर है। इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, इसको और डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते हैं, इतना हम इसको डिवाइड कर देते हैं कि लास्ट में जो हमारे पास एक क्या आता है, लास्ट में जो एक कर्ण आता है, उसे हम क्या और डिवाइड नहीं कर सकते। उस एटम को जो है हम और डिवाइड, ये दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम क्या नहीं कर सकते? और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। जिसको हम और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते और टुकड़े नहीं कर सकते, उसे क्या कहा गया यहाँ पर? एटम उसे कहा गया। उसी को क्या कहा गया? एटम, यानी कि परमाणु उसे कहा गया। जो महर्षि कर्ण ने भी बताया था, उन्होंने परमाणु के बारे में यहाँ पर बात की थी। इन्होंने भी सेम ही बात की थी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल वी ऑब्टेन, ही नेम दीज पार्टिकल परमाणु। इन्होंने सबसे छोटा पार्टिकल जो लिया, जो सबसे छोटा पार्टिकल था, उसे का नाम इन्होंने क्या रखा था? परमाणु। ठीक। फिर हमारे एंटनी एल लेवोइजियर आए, उन्होंने क्या कहा? ले द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फिर उन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के दो इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में बताया। अब केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज, यानी कि उन्होंने ये बताया कि कोई एलिमेंट है, वो जब दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, इस प्रकार से ये हमारा
बनाता है। इसी के बेस पे इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया। अब वो लॉ क्या है उसको हम अभी पढ़ेंगे, उससे पहले जो है आप ये नोट कर लीजिए। चलिए, तो इस प्रकार जो है एटम यानी कि जो हमारा परमाणु है, इस प्रकार परमाणु की खोज हुई। कई साइंटिस्ट आए, फिर धीरे धीरे करके आगे ये बात बढ़ती गई और लास्ट में हमने क्या पाया, एटम की हमारी यानी कि परमाणु की खोज हुई। हमने क्या पाया कि जो हमारा क्या है, मैटर है यानी कि पदार्थ है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, जो वो सबसे छोटा पार्ट जिसके आगे हम और डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि अगर हम कहें हमारे पास ये पेन है, ठीक, इसको क्या करें हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें, फिर और उसके फिर और छोटे टुकड़े, पहले हम इसको 2 टुकड़ों में बांट दें, फिर 2 टुकड़ों के और छोटे छोटे टुकड़े करें, फिर उनके भी और छोटे टुकड़े करें, फिर उनके भी और छोटे टुकड़े करें, तो लास्ट में हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आया जहां एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद हम इसके जो है और टुकड़े नहीं कर सके, वो क्या होगा, हमारा लास्ट पॉइंट होगा। तो वही जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे ही क्या कहा गया है, यहाँ पर एटम कहा गया है। क्या कहा गया है, एटम कहा गया है। हालांकि बाद में जो है एटम को भी डिवाइड किया गया है, एटम को भी जो है डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया है, तीन, इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल बने, वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने। तो इस प्रकार जो है हमारे जो है यहाँ पर एटम की खोज होती है। ठीक, बाद में हमें यह पता चलता है, इस चैप्टर में नहीं लेकिन आगे आने वाले चैप्टर में हम ये जरूर पढ़ेंगे कि जो एटम है वो और 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे एंटनी एल लेवियोजर थे, उन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था। उसके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ क्या था, द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट बाय लेवियोजर। 2 साइंटिस्ट थे हमारे, लेवियोजर और जोसेफ एल प्रोस्ट। लेवियोजर और जोसेफ एल प्रोस्ट ने कई सारे प्रयोग करके, कई सारे एक्सपेरिमेंट करके क्या निकाले थे, ये हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाया था, जिसके क्या है, हमारे 2 लॉ है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमें 2 लॉ पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक तो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मास का मतलब क्या है कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो मास को जो है हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। किसी भी मास को ना हम बना सकते हैं, ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक, यानी कि जो मैटर है वो क्या करेगा, सिर्फ अपनी अवस्था बदलता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाता है। ठीक है, ना ही वो क्रिएट होता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, ये उन्होंने बताया था। और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि जैसे कि अगर हम पानी लेते हैं तो पानी का क्या होता है, H2O। जैसे जल हम लेते हैं तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब ये H2O ही हमेशा जल का फॉर्मूला रहेगा। अब वो जल चाहे हमने कहाँ से निकाला हो, RO से निकाला हो, अब वो जल चाहे हमने सी से निकाला हो या हमने किसी लेक से निकाला हो, हमने हेड पंप से निकाला हो, या वो पानी हमने कहीं से भी निकाला हो, हमेशा उसका जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा, प्रोपोर्शन भी हमेशा सेम रहेगा। ठीक, चलिए, तो एक एक करके अब ये जो 2 हमारे इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस
करते हैं। उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा हमारा स्थिर अनुपात यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। अब ये दोनों नियम क्या हैं, इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए, एक बार इन्हें लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताता है? क्या बताता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? यानी कि पहले तो यहाँ पर लिख लें हम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में जो हमारा मास है वो ना तो क्रिएट किया जाएगा, ना ही बनाया जाएगा, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक, मोर सिंपली द मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो प्रोडक्ट का जितना मास होगा रिएक्टेंट का भी उतना ही मास होगा। प्रोडक्ट का जितना मास होगा रिएक्टेंट का भी उतना ही मास होगा। ठीक, चलिए जैसे कार्बन एटम कोयले में बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट इज बर्न्ड, द कार्बन एटम चेंज फ्रॉम अ सॉलिड स्ट्रक्चर टू गैस बट इट्स मास डज नॉट चेंज। अच्छा यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के द्वारा हमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। देखो तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे कोयला है हमारा, ठीक है, कोयला जब जलता है ना, कोयला जब जलता है, कोयले में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन जब बर्न होता है, बर्न कैसे होगा? कार्बन जब जलेगा तो कैसे जलेगा? प्लस ऑक्सीजन के साथ जलेगा। ठीक है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है, दहन की प्रक्रिया करता है, तो क्या बनता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर जो कार्बन जला तो क्या वो कार्बन गायब हो गया? जो कार्बन था वो जला तो क्या वो खत्म हो गया, वो गायब हो गया? नहीं, वो गायब नहीं हुआ। वो कार्बन जो था वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के गैस बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड उसने बना दी। ठीक, तो कार्बन पहले भी रिएक्शन में था और बाद में भी रिएक्शन में है। कार्बन जो है कभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो जो कार्बन है, तो कार्बन है जो, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें, इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कार्बन जो है ना तो वो क्रिएट किया गया, ना उसे बनाया गया, ना ही उसे खत्म किया गया। बस इसने क्या किया? अपनी फॉर्म बदली है। पहले ये क्या था? सॉलिड था। पहले ये क्या था? ठोस अवस्था में था। फिर इसने अब अपनी अवस्था चेंज करी, यानी कि फिर जो है ये द्रव्य सॉरी फिर ये जो है गैसीय अवस्था में बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यानी कि मास जो है कभी चेंज नहीं होता, बस इसकी जो है फॉर्म चेंज होती है। मास जो है ना खत्म होता है ना ही बनाया जाता है। चलिए, यह बताता है कि यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यह बताता है कि किसी बंद प्रणाली में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, तो रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो जो हमारा द्रव्यमान होता है, मास होता है, ना तो उत्पन्न होता है, ठीक है, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं, है ना, ना ही उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, और ना ही नष्ट होता है। ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको
खत्म कर सकते हैं, बल्कि यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। यह क्या करता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है H2 प्लस O2। अब H2 हमारा क्या है? अलग है, ठीक, और O2 हमारा अलग है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है, यानी कि जल बनता है। जल बन रहा है, ठीक। अब इस रिएक्शन को पहले हम बैलेंस करेंगे। देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या बनता है हमारा? 2H2O। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर मास कितना है और यहाँ पर मास कितना है वो हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पर कितना मास है? 2 टू द 4 प्लस 16 टू द 36, 40। यहाँ पर मास कितना है? 40U। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मास कितना है? यहाँ पर मास कितना है? 32। 32 प्लस 4 कितना हो गया? 36, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर मास कितना है? देखो 36। तो दोनों तरफ क्या है? मास क्या है? दोनों तरफ, दोनों तरफ देखें अगर हम तो क्या है? दोनों तरफ सेम है, यानी कि रिएक्टेंट भी कितना है? 36U, और प्रोडक्ट भी कितना है? 36U। यानी कि ये क्या है? 36U पहले भी था, इतनी रिएक्शन होने के बाद भी 36U ही तो है। इतना ही यहाँ पहले भी 36 था, और इतनी रिएक्शन होने के बाद भी तो 36 ही है ना? दोनों क्या है? सेम है। यानी कि यहाँ पर जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो ना ही नष्ट हुआ और ना ही उत्पन्न हुआ। ना तो इसमें कुछ और ज्यादा इंक्रीज हुआ, ना ही इसमें कुछ डिक्रीज हुआ, है ना? ना ही कुछ इसमें नष्ट हुआ, ना ही इसमें कुछ उत्पन्न हुआ। इसीलिए जो है इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। बस यहाँ पे क्या कर ली इन्होंने? अपनी क्या कर दी? फॉर्म चेंज कर ली। ये गैसेस में था, ये भी गैसेस में था, ये यहाँ पर क्या बन गया? H2O बन गया, वाटर बन गया। कैसा? लिक्विड में होता है, द्रव में होता है। इतनी बात समझ में आई कैसे ये हुआ? चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए पहले, फिर इसके एग्जाम्पल्स हम दोबारा से लिखेंगे। पहले ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन के कुछ पॉइंट्स। चलिए, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल जो कि यहाँ पर दिया गया है कि कार्बन एटम यानी कि कोल बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट इज बर्न। यानी कि कोल जो हमारा सी है, इसको जब हम बर्न करते हैं, बर्न किसके साथ करेंगे? ऑक्सीजन के साथ करेंगे बर्न, ठीक है। तो ये क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ये बनाता है, ठीक। अगर हम दोनों साइड मास देखें तो मास क्या सेम आएगा? देखो यहाँ पर मास कितना है? 12 प्लस 16 इंटू 2 32। इतना इनका टोटल करेंगे तो ये मास आएगा। यहाँ पर कितना मास आएगा? 12 प्लस 16 इंटू 2 32। तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ क्या आ रहा है? मास बराबर आ रहा है, मास बराबर आ रहा है। बस क्या हो रही है? इनकी जो फॉर्म है वो चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, और यहाँ पर क्या हो गया? ये यहाँ पर ये गैसीय अवस्था में हो गया गैसीय अवस्था में, ठीक। तो सिर्फ क्या हो रही है? इनकी अवस्था चेंज हो रही है, यानी कि इनका रूप चेंज हो रहा है। एक यानी कि सॉलिड से जो है ये क्या बन रहा है? गैस यहाँ पर बन रही है, लेकिन मास इनका क्या है? सेम है दोनों। ना तो यहाँ पर कुछ भी क्या हो रहा है, ना तो कोई द्रव्यमान उत्पन्न हो रहा है, ना ही कोई द्रव्यमान नष्ट हो रहा है, ठीक। इसी प्रकार से हम H2O का एग्जाम्पल लेते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब यहाँ पर अगर हम देखें मास,
ठीक है, मास देखने से पहले हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होता है, यहाँ पर 4 प्लस 32। अब वहीं यहाँ पर भी अगर हम मास देखें तो 2 दोनों में मास क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसमें 4 32 प्लस 4 कितना हो गया 36। यहाँ पर 18 टू जा 36। ठीक, तो दोनों में क्या है, मास तो सेम है, लेकिन क्या हो रही है, इनकी सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, सिर्फ अवस्था चेंज हो रही है, यानी कि रूप जो है वो बदल रहा है, बाकी मास तो सेम ही है। वैसे ही अगर हम कहें कोई भी, अगर हम किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक, तो कोई प्लांट है, तो प्लांट जो है धीरे धीरे वो क्या होता है, बड़ा होता है, फिर क्या होता है, वो उसके प्लांट जो है फिर खत्म हो जाता है। ठीक, जब खत्म हो जाता है तो इसका मतलब क्या, क्या उसका मास कम या ज्यादा हो रहा है, यानी कि पहले जब वो जीवित था तब उसका मास कुछ और था, जब वो मृत हो गया तो उसका मास कुछ और हो गया। नहीं, मास हमेशा सेम रहता है, बस उसकी फॉर्म जो है वो क्या होती है, वो बदल जाती है। जैसे कि कोई प्लांट है या किसी पेड़ की बात हम करें, तो पहले पेड़ जो है उसका जितना भी मास है वो है, ठीक, उसके बाद जो है उस मास में क्या होगा, चेंज नहीं आएगा, मास उतना ही रहेगा, लेकिन सिर्फ स्टेट चेंज रहेगी, लकड़ियां सूख जाएंगी, कुछ मिट्टी में मिल जाएंगी, ठीक है, कुछ वायु के साथ मिल जाएंगी। तो इस प्रकार जो है वो सिर्फ अपनी स्टेट बदलेगा, कुछ मिट्टी के साथ मिल जाएगा, कुछ वायु के साथ मिल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन मास उतना का उतना ही रहेगा। ठीक, अगर हम इस H2O को अलग अलग करें तो क्या इसका मास अलग अलग हो जाएगा, नहीं, इसका मास जो है इस प्रकार से रहेगा और मास हमेशा सेम रहेगा, भले ही ये क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, है ना, कहीं कुछ मास कहीं चला जाएगा, कुछ मास कहीं चला जाएगा, लेकिन मास हमेशा सेम रहेगा। अगर क्या है, किसी प्लांट का या किसी पेड़ का क्या है, 100% मास है, ठीक है, किसी पेड़ का क्या है, 100% मास है, ठीक, तो 100% मास में से कुछ मास जो है हम कह सकते हैं, कुछ मास सब मिट्टी में मिल गया, कुछ मास जो है वायु के साथ मिल गया, कुछ मास जो है प्लांट एनिमल्स ने खा लिया, कुछ मास जो है ह्यूमंस ने यूज कर लिया। इस प्रकार अलग अलग उसका मास जो है अलग अलग जगह चला गया, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि उसका मास कम हो गया, कि वो सिर्फ 75% था, नहीं, हम ये सारा मास काउंट करते हैं, यानी कि वो 100% ही है अभी भी। ठीक, तो यानी कि इससे क्या पता चलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, वह बस अपना रूप बदलता है। तो इस प्रकार आप ये जो है इसके ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। बाकी ये मैंने इतना लिखा है, इसको आप पूरा ऐड करके लिख देंगे और साथ में ये भी लिख देंगे कि मास क्या है, इनका सेम ही है। ठीक, चलिए नोट कीजिए। चलिए, तो ये था कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ। अगला लॉ क्या है हमारा, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि देखो, लेवियोजर जो हमारे साइंटिस्ट थे, लेवियोजियर noted that many compounds were composed of two or more elements and each compound had the same element in the same proportion। अच्छा, इन्होंने क्या नोट किया कि बहुत सारे जो कंपाउंड है वर कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, जैसे वाटर है हमारा, तो ये कितने एलिमेंट्स है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है ना, यहाँ पर दो एलिमेंट है। ठीक, तो दो कुछ ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से बने हुए हैं, एंड ईच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। और वहां पर जो सेम एलिमेंट है वो क्या है, हमेशा सेम प्रोपोर्शन में है, सेम अनुपात में है। ठीक है, सेम एलिमेंट जो है हमेशा उसका अनुपात क्या है, सेम ही है। जैसे कि वाटर है, तो द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास हमेशा 1:8 ही यहाँ पर रहेगा, इसीलिए इसे मास ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा गया है। ठीक, जैसे कि हम कोई सा भी जल ले, हम ओशियन का जल ले, हम नाली का पानी ले, हम कहीं का भी पानी ले, हमेशा उसका रेशियो क्या होगा, 1:, वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या होगा, 1:8 ही हमेशा होगा।
This led to the law of constant proportion, which is also known as law of definite proportion. अच्छा, तो law of जो ये constant proportion है, इसे क्या कहते हैं? law of definite proportion भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो ये अनुपात है वो क्या है? डेफिनेट है, उतना है तो उतना ही रहेगा। ठीक, चलिए, तो जो प्रोस्ट थे, ये जो लॉ है, प्रोस्ट ने ये लॉ कहा, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी इसके लिए? इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि उनके मास का हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन ही किसी भी केमिकल सब्सटेंस में रहेगा। ठीक, किसी भी एलिमेंट का हमेशा क्या रहेगा? डेफिनेट प्रोपोर्शन ही रहेगा। चलिए, तो स्थिर अनुपात का नियम यह बताता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में, तो कोई भी रासायनिक यौगिक है, उसमें तत्व हमेशा द्रव्यमान के हिसाब से एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, चाहे यौगिक का अनुपात कुछ भी हो। अनुपात में मौजूद होते हैं। चलिए, तो थोड़ा बहुत तो आप समझे होंगे डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में, थोड़ा बहुत तो आपको समझ आया होगा। बाकी इसे जो है हम और ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।